हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। सेकंड वीडियो होने वाला है कंप्यूटर का, और इसमें हम अब भारत में कंप्यूटर की बात समझेंगे। इसके पहले हमने कंप्यूटर का इतिहास समझ लिया है, कहां से शुरू हुआ, कैसे कैसे किस किस स्टेप से गुजरते हुए अब का कंप्यूटर बना है। चलिए शुरू करते हैं आज का काम। आवाज के लिए माफी चाहूंगा, थोड़ा सा सर्दी जुकाम। चलिए शुरू करते हैं। तो जो पहला कंप्यूटर भारत में आया 1955 में आया, कलकत्ता में HEC2M, रट लीजिए बिल्कुल। इसकी शक्ल मैं आपको दिखाना चाहूंगा। HEC2M कुछ इस तरह का दिखता था, कोई बड़ा सा था, काफी बड़ा सा था। इसमें आप सोचिए, खुद ही सोच लीजिए 1955 में था, कितना पुराना था। ठीक है, तो याद आपको ये रखना है कि 1955 में आया, ये ईयर भी याद होना चाहिए क्योंकि पहली बार कंप्यूटर भारत में आया हुआ है, तो याद रखना चाहिए। दूसरी बात, कोलकाता में आया और कोलकाता में लगाया गया। उसका मॉडल का नाम क्या था? HEC2M। ठीक है, चलिए 1955 के बाद धीरे मतलब यूज समझ में नहीं आया लोगों को। क्या है, एक तो वैसे भी कंप्यूटर इतना बड़ा होता था, उसका यूज भी नहीं समझ पा रहे थे लोग। तो क्या था, कमर्शलाइज इतना था नहीं। जैसे आजकल हर किसी के पास लैपटॉप ये सब मिलने लगे हैं। अब तो मोबाइल थोड़ा ज्यादा बढ़ गए, टैबलेट ज्यादा बढ़ गए, लेकिन लैपटॉप फिर भी अभी भी उतने ही ज्यादा यूज हो रहे हैं। हर किसी के घर में लैपटॉप जरूर मिलता है। ठीक है, अगर आप ठीक ठाक अगर आप स्टूडेंट है, कॉलेज स्टूडेंट है, तो पॉसिबिलिटी ज्यादा हो जाती है। अब अगर बात करें तो सॉरी 1980 के आसपास जो है इसका उपयोग बहुत तेजी से बढ़ गया। 1980 के आसपास बहुत तेजी से बढ़ा। इस टाइम राजीव गांधी जी, और ये 80 का दशक था, राजीव गांधी जी और एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, आप नाम जरूर याद रखना, सैम पित्रोदा। इनके बारे में आप पढ़ना थोड़ा सा। भारत में सूचना क्रांति है, इसके जनक यही है, सैम पित्रोदा। इन्होंने ही कंप्यूटर लाने में मदद करी थी। ठीक, सैम पित्रोदा के बारे में आप जरूर पढ़िएगा। उसके बाद तो हुआ ये कि 1980 से धीरे 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 अब लोगों को समझ में आने लगा कि ये एक मशीन है जो हमारे काम को आसान कर सकती है। तो भारत में भी इसका इंपोर्ट किया जाने लगा। और असली कंप्यूटर क्रांति भारत की अगर हम बात करें तो आई 1995 के बाद। ये नरसिम्हा राव के बाद का टाइम था। यहाँ पे लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन हो चुका था। 1991 वाला भारत फाइनेंशियल क्राइसिस से बच चुका था, अब उभर रहा था भारत। उस टाइम पे कंप्यूटर क्रांति आई 1995, और इसी की देन है कि भारत आज काफी स्ट्रांग हो गया है। ठीक है, आप पढ़िएगा कभी 1991 क्राइसिस के बारे में, कभी हमको टाइम मिलेगा तो हम डिटेल में बात करेंगे, काफी लंबा टॉपिक है। वहां पे नरसिम्हा राव जी का क्या रोल था, वहां पे मनमोहन सिंह जी का क्या रोल था, और यहाँ पे जो उस समय कॉमर्स मिनिस्टर थे हमारे प्रणब मुखर्जी जी, उनका क्या रोल था, सब बात करेंगे। चलिए, ये जो है पीसी में अब क्या हुआ कि 1995 के बाद जो पीसी है आसानी से उपलब्ध होता। आसानी से का मतलब ये है कि हर किसी को नहीं, आसानी से का मतलब है अगर आपके पास पैसे हैं तो आपको मिल जाता था। ठीक है, ऐसा नहीं कि आसानी से मतलब हर किसी को अवेलेबल था। ठीक है, चलिए, इसके पहले तक तो मिलता ही नहीं था, पैसे भी हैं तो भी नहीं मिलता था। अब बात करें तो भारतीय भाषाओं में जो है कंप्यूटर को बढ़ावा देने के लिए सीडैक बनाया गया। अब ये हुआ कि एक संस्था बनाई जाए, सीडैक बनाया गया पुणे में। तो पुणे में एक संस्था बनाई गई, उसमें यह किया गया कि ये जो भाषाएं हैं भारतीय, इनको भी थोड़ा बढ़ावा दे, क्योंकि अंग्रेजी ही समझता था और अपने यहाँ अभी भी अंग्रेजी चलती, चाइनीज तो चलती नहीं है कंप्यूटर वाली। चाइना में चाइनीज ही चलती है, उसके अलावा कोई नहीं चलती, वहां अंग्रेजी नहीं चलती है। ठीक, अपने यहाँ तो अंग्रेजी ही चलती है। लेकिन अभी आप देखो तो गूगल में आप हिंदी में भी सर्च करो तो रिजल्ट आने लगते हैं, हिंदी में भी बहुत सारा कंटेंट मिलने लगता है आपको। भारतीय भाषाएं जितनी भी हैं, 22 अनुसूचित में है ना शायद, हाँ 22 अनुसूचित भाषाएं हैं, वो सब मिलने लगेंगी। ठीक है, चलिए, तो हाँ, तो उनकी हर भाषा के बारे में मिलने लगे। तो ये सीडैक का काम है। ये सीडैक जो कि पुणे में स्थापना हुई थी, इसका नाम है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। इनने क्या करा कि जो भारतीय भाषाएं हैं उसको कंप्यूटर में यूज करना शुरू किया, और अभी तो कई सारे सर्च इंजन बना दिए हैं भारत ने जो कि हिंदी में चलने लगे हैं। तो वो सारी चीजें करते हैं ये लोग। ठीक, सीडैक का नाम आप बिल्कुल याद रखना, क्योंकि कंप्यूटर का जितना भी इवोल्यूशन भारत में हुआ है वो सब सीडैक की देन है। ठीक, अभी देखते चलिए आगे। एक इन्होंने टेक्निक बनाई GIST, इसका विकास करके इन्होंने भारतीय भाषाओं में कंप्यूटर उपयोग करना आसान बना दिया। अब हिंदी में भी यूज कर सकते हो, मराठी में भी यूज कर सकते हो। ये सब किसका देन है? सीडैक का और उनकी GIST टेक्निक का। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें तो सीडैक का एक बहुत महत्वपूर्ण काम, जहां पे आपको हमेशा याद रखना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर जो पहला भारत का बना था, ये भारतीयों ने बनाया था। इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सुपर कंप्यूटर तो पहले बहुत पहले बन चुका था, लेकिन भारतीय द्वारा बनाया गया सुपर कंप्यूटर था परम।
परम आप नाम याद रखना, कई बार पूछा गया है। और परम 10,000 ये अभी भी चल रहा है, इसको बनाया है पूरी तरह स्वदेशी टेक्निक। परम में भारतीयों ने बनाया था, लेकिन पुरानी टेक्निक जो थी विदेशियों की, उनको यूज करके बनाया था। लेकिन परम 10,000 पूरी तरह से भारतीय है। ये क्वेश्चन बिल्कुल पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। चलिए, अब ये सीडेक की ही देन है कि भारत इतना आगे पहुंच चुका है कि चीन के बाद सॉफ्टवेयर निर्यात में भारत है। ये कितना इंपॉर्टेंट है कि पूरी दुनिया में हम दूसरे नंबर पे हैं सॉफ्टवेयर के निर्यात में, यानी कि हमारे सॉफ्टवेयर की डिमांड है। और यही वजह है कि भारत की आईटी इंडस्ट्री काफी तेजी से बढ़ी है। और अभी थोड़ा सा स्लो डाउन आया था, लेकिन फिर से अभी भी संभल गई है, ठीक है। तो आईटी इंडस्ट्री में डिमांड लोगों के, इंजीनियर्स की इतनी ज्यादा होने की वजह भी यही थी कि सॉफ्टवेयर की डिमांड बहुत ज्यादा है भारत की, ठीक। तो भारत यहाँ पे बहुत आगे निकल गया है, जबकि सोचिए 1995 के बाद तो शुरुआत हुई है, फिर भी इतना जल्दी बहुत आगे निकल गया भारत इस मामले में। चलिए, और ये सैम पित्रोदा की देन है, ये आप उनको कभी नहीं भूल सकते, आप जरूर उनके बारे में पढ़ना, उनकी इमेज जरूर देखना। और मैं आपको चाहूंगा तो दिखाऊंगा ही सैम पित्रोदा। सैम पित्रोदा जी ये है टेलीकॉम इंडस्ट्री, इन्होंने मतलब भारत तो एक इंजीनियर थे, इनकी शक्ल देख लीजिएगा। ये इन्होंने बहुत कुछ काम किया, देखिए अंबानी जी के साथ भी घूम रहे हैं, काफी बड़े आदमी हैं, इनके बारे में आप देखना, ड्रीमिंग भी करके बुक भी लिख दिया है इन्होंने। खैर, आगे चलते हैं। अब आ जाते हैं कंप्यूटर पे। कंप्यूटर को बांट देते हैं, उसका क्लासिफिकेशन कर देते हैं, कैसे कैसे काम करता है। अगर हम बात करें आकार और क्षमता के आधार पे, फिर अगर हम बात करें उद्देश्य के आधार पे, फिर हम बात करें डिजाइन और जो उनका अनुप्रयोग है उनके आधार पे, किस तरह से हम कंप्यूटर को बांट सकते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आकार एवं क्षमता के आधार पर, ठीक है। तो आकार होगा और क्षमता वो लगभग एक दूसरे के मतलब प्रोपोर्शनल ही चलते हैं। जैसे माइक्रो हो गया सबसे छोटा, क्यों? माइक्रो प्रोसेसर यूज होता है, जो हम लैपटॉप यूज कर रहे हैं माइक्रो कंप्यूटर है, ठीक है। आप कोई भी पीसी यूज कर रहे हैं, आप कोई भी लैपटॉप यूज कर रहे हैं, सब माइक्रो कंप्यूटर है, क्योंकि ये माइक्रो प्रोसेसर यूज करते हैं। बाकी लोग भी माइक्रो प्रोसेसर करते हैं, लेकिन उनमें बहुत सारे माइक्रो प्रोसेसर होते हैं। जैसे मिनी कंप्यूटर हो गया, ये एक तरह से बहुत सारे माइक्रो कंप्यूटर को जोड़ दो तो मिनी कंप्यूटर हो जाता है। बहुत सारे माइक्रो प्रोसेसर उसमें लगे होते हैं, मेन फ्रेम बहुत ही बड़ा होता है, सुपर जो है और ज्यादा बड़ा होता है। देखते हैं अगर हमारे पास इमेज मिल पाए तो। ये तो परम की फोटो है, एक बार आप जरूर देख लें इसको, परम सुपर कंप्यूटर। चलिए सुपर कंप्यूटर वगैरह बाद में देखेंगे, इमेज बाद में देख लेंगे। अभी आप माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम और सुपर, मैं आपको ये होमवर्क आप ले लीजिए। अभी आप वीडियो को पॉज कर दीजिए, एक बार माइक्रो कंप्यूटर की इमेज देखिए, फिर मिनी की देखिए, फिर मेन फ्रेम की देखिए, फिर सुपर की देखिए, ठीक है। चलिए, अब अगर हम बात, इनको हम एक एक करके पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, आप टेंशन ना लें। जो उद्देश्य के आधार पर अगर हम बात करें तो सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य मतलब जनरल पर्पस वाले, जनरल पर्पस वाले मतलब हमारा, जैसे ये लैपटॉप रखा है, इस पे मैं वीडियो भी बना लेता हूँ, इस पे मैं मूवी भी देख लेता हूँ, इस पे मैं गाने भी रिकॉर्ड कर लेता हूँ, बहुत कुछ कर लेता हूँ इस पे। तो अगर मैं बहुत सारे काम कर रहा हूँ, ये जनरल पर्पस है। इस पे मैं क्या करूँगा, स्लाइड भी बना सकता हूँ, इस पे मैं पीडीएफ भी पढ़ सकता हूँ। और जो विशिष्ट उद्देश्य होते हैं, ये जनरली सुपर कंप्यूटर होते हैं। कोई एक, जैसे मौसम डिपार्टमेंट के लिए कोई एक सुपर कंप्यूटर लगा दिया जाएगा, उसके बाद ऐसे ऐसे कर, तो कोई स्पेशल उद्देश्य के लिए बनाए जाते हैं और ये बहुत तेज होते हैं। सामान्य उद्देश्य में हमको टाइम का फर्क नहीं पड़ता। अब जैसे मान लीजिए बात करते हैं एक हवाई जहाज की, ठीक, वहां भी एक कंप्यूटर लगा होगा। अगर वो एक नॉर्मल कंप्यूटर होता तो नॉर्मल कंप्यूटर में 1 सेकंड 2 सेकंड का डिले भी चल जाता है, हमको पता ही नहीं चलता, ठीक है डिले हो गया, कभी हैंग हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता, रिस्टार्ट कर दो। लेकिन अगर उस सिस्टम में, हवाई जहाज के सिस्टम में आधा सेकंड का भी, आधा सेकंड तो बोलो, नैनो सेकंड का भी गड़बड़ हुआ, सिस्टम फेल हो जाता है। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है वहां पे। हम बात करेंगे जब ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ेंगे रियल टाइम वगैरह क्या होते हैं। तो रियल टाइम मतलब अभी बोला, मतलब अभी रियल चाहिए, और अगर नहीं मिला तो सिस्टम फेल। कई बार आपने देखा होगा, मूवी में ही देखा होगा कि हवाई जहाज बोलते हैं काम नहीं कर रहा, तो फिर वो गिरने लगता है, फिर किसी तरह कंट्रोल करते हैं उसको, वो वही होता है, सिस्टम फेल हो जाता है। अगर रियल टाइम पर रिस्पॉन्स नहीं मिला, फेल हो जाएगा, ठीक। उसके बाद बात करें तो डिजाइन एवं अनुप्रयोग के आधार पर बात करें, क्योंकि डिजाइन के हिसाब से बात करें तो एनालॉग है, जो कि एनालॉग ऐसी वेव फॉर्म लेके चलता है, हमने पढ़ी होगी। डिजिटल कुछ ऐसी होती है 1 और 0, ये मेरा सही नहीं बन रहा है, 1 और 0 के फॉर्म में चलती है, और हाइब्रिड होती है, इनका मिक्स होता है, कुछ उसमें एनालॉग पार्ट होता है, कुछ उसमें डिजिटल पार्ट होता है। चलिए,
एक एक करके पढ़ने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं माइक्रो कंप्यूटर की, जिनमें माइक्रो प्रोसेसर लगे होते हैं। एक माइक्रो प्रोसेसर जो हमारे छोटे वाले लैपटॉप होते हैं, जिनको पीसी कहना ज्यादा उचित होगा। ठीक है, ये आकार में छोटे होते हैं और कम कीमत के होते हैं। भाई छोटे छोटे होते हैं और बहुत कम कीमत होती है। अब देखिए, कम कीमत का मतलब ये नहीं कि एकदम कम, लगभग 25,000 के आसपास ही रहते हैं। मिलने को तो आपको 20 के भी मिल जाएंगे, लेकिन ठीक ठाक अगर रेंज में जाना है तो 30 से 35,000 तक मिलते हैं लैपटॉप। ठीक है, तो ये और कंप्यूटर भी अगर आप बनवाओगे तो 20 से नीचे तो नहीं मिलेगा। तो कम कीमत कंपेरेटिवली की बात हो रही है, क्योंकि मिनी वगैरह में पहुंच जाओगे तो बहुत ज्यादा कीमत है उनकी। यूजर फ्रेंडली होते हैं, आपको ज्यादा कुछ ज्ञान की जरूरत नहीं पड़ती कंप्यूटर की, बस बटन दबाते आना चाहिए, क्लिक करते आना चाहिए। मैं तो बताऊं, राइट क्लिक और लेफ्ट क्लिक करते आना चाहिए। वो अगर आप करते हो तो कंप्यूटर में कुछ भी नहीं है कठिन, सब यूजर फ्रेंडली है। यूजर फ्रेंडली का मतलब यह है कि यूजर मैं हूं यहाँ पे, तो मेरे को बिना ज्ञान होते हुए भी मैं अगर चला पाता हूं तो मतलब यूजर फ्रेंडली है। ठीक, और अगर हम लिनक्स वगैरह में पहुंच जाए, वो यूजर फ्रेंडली नहीं है। लिनक्स में हमको लिखना पड़ता है, उसकी जो कमांड होती है वो कमांड लाइन इंटरफेस काम करता है वहां पे। तो वहां पे हमको कमांड लिखनी पड़ती है, कमांड प्रॉम्प्ट पे। कमांड प्रॉम्प्ट में आपको थोड़ा सा दिखाना चाहूंगा, कुछ ऐसा होता है। यहां पे उनको कमांड लिखना पड़ता है, जैसे HP ऐसे करके कमांड लिखने पड़ते हैं। ये होता है कमांड प्रॉम्प्ट। ठीक है, ये लिनक्स वगैरह ऐसे काम करते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं कि आकार में छोटे हो गए, यूजर फ्रेंडली हो गए। उसके बाद एक ही व्यक्ति का अपना जो कंप्यूटर है, इसमें एक टाइम पे एक ही बंदा काम कर सकता है। अगर मैं पिक्चर देख रहा हूं तो पिक्चर ही देखूंगा, मतलब मैं ही बस। मैं अगर चाहूं कि मैं पिक्चर भी देखूं, ठीक है, उसके बाद दूसरा भी काम बंदा आए और वो बोला यार मुझे अकाउंटिंग वाला काम है वो कर लो, मुझे वीडियो बनाना है वो वाला कर लो, नहीं कर सकते। ठीक है, तो एक टाइम पे ये प्रोसेसर एक ही काम करवाता है। इसमें संग्रहण क्षमता एवं गति कम होती है। अब देखिए, अपने यहाँ 1 टेराबाइट तक पहुंचे हैं। मिनी और सुपर के लिए कुछ नहीं है, ये तो उनका डेली का काम होता है इतना। ठीक है, इससे भी ज्यादा का डेली का रहता है उनकी संग्रहण क्षमता। ठीक, डेली मतलब इतना करते हैं वो। उसके बाद इनकी गति जो होती है वो कम होती है, अपने को नहीं पता चलता, लेकिन अगर सुपर से हम आगे चलते जाएंगे, जब सुपर की बात करेंगे तो तब समझ में आएगा। इनको पीसी भी कहा जाता है। जो माइक्रो प्रोसेसर होता है इनका एक चिप पे रहता है, जिसको हम सीपीयू भी कह देते हैं। ठीक है, एक आध बार सवाल आप मैं दिखाना चाहूंगा इसके कुछ। सीपीयू हमारे पास अवेलेबल है क्या अभी? एक मिनट, ये तो सीपीयू का केस होता है, ये आपने जरूर देखा होगा अगर आप डेस्कटॉप पीसी यूज करते हैं तो। सीपीयू एक्चुअली में ये होता है, ये जो माइक्रो प्रोसेसर होता है ना, ये सीपीयू कहलाता है। सीपीयू हम जनरली इसको बोल देते हैं, जो कि गलत है। ये सीपीयू नहीं होता, सीपीयू अंदर माइक्रो प्रोसेसर होता है। ऐसे जैसे कोर 2 डीओ, इंटेल कोर i7, इन सब की बात करेंगे हम, अभी इस पे ज्यादा जा नहीं रहे हैं, आगे चल के करेंगे। ठीक है, चलिए, तो हमने माइक्रो कंप्यूटर को समझा। हम क्या करेंगे, अभी कंपेयर करेंगे माइक्रो को मिनी से, मिनी को मेन फ्रेम से, फिर उसके बाद सुपर से। तो अगर उनकी बात करें हम बाकी सबसे, तो माइक्रो जो होता है छोटा होता है, सस्ता होता है, यूजर फ्रेंडली होता है। एक ही मतलब यूजर फ्रेंडली का मतलब आपको टेक्निकल नॉलेज की जरूरत नहीं है, एक ही व्यक्ति काम कर सकता है एक टाइम पे। ठीक, संग्रहण क्षमता बहुत कम होती है और स्पीड भी स्लो होती है। इसको पीसी कह सकते हो आप। और जो माइक्रो प्रोसेसर होता है वो सीपीयू बना, वही सीपीयू होता है। ठीक है, एक चिप बना होती है, सिलिकॉन की चिप होती है, और जो कि सीपीयू कहलाता है। तो थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं और आगे फिर शुरू करेंगे मिनी कंप्यूटर। चलिए, स्वागत है आपका फिर से। अब आगे हम बात करेंगे मिनी कंप्यूटर की। तो जो मिनी कंप्यूटर होते हैं, ये होते हैं मध्यम आकार के। अब एक मिनट में वीडियो पॉज करके एक बार मैं इनकी फोटो दिखाई देता हूँ। अब तो आप देख लीजिए इनकी शक्ल, अब इनको देख ही लेते हैं तो चीजें जो है अच्छे से क्लियर हो ही जाए। हमारी फेवरेट कंपनी IBM दिख रही है यहाँ पे। ये है हमारे माइक्रो कंप्यूटर्स। ठीक है, जो आपको पीसी दिखते हैं, लैपटॉप दिखते हैं, ये होते हैं माइक्रो कंप्यूटर्स। मिनी कुछ इस तरह के दिखते हैं, थोड़े बड़े से दिखते हैं। उसके बाद मेन फ्रेम और बड़े होते हैं, इनमें बहुत बड़े 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 सर्वर लगे होते हैं। और उसके बाद सुपर कंप्यूटर, तो मतलब उसमें बहुत ज्यादा प्रोसेसर लगे रहते हैं। सुपर कंप्यूटर को एक कंप्यूटर नहीं होता, वो बहुत सारे प्रोसेसर को जोड़ दिया जाता है, एक पूरी घर बना दिया जाएगा, वो पूरा ही एक कंप्यूटर होता है। ठीक है, चलिए, पैरेलल कम्युनिकेशन होता है, हम बात करेंगे उसकी आगे। तो चलिए, हम माइक्रो पढ़ लिए, अब आ जाते हैं मिनी पे। तो ये माइक्रो ये डिनोट करता है 10 टू द पावर ऑफ -6। ये बहुत छोटा होता है। ठीक है, उससे थोड़ा सा बड़ा होता है मिनी कंप्यूटर, ये मध्यम आकार का होता है और सामान्य उद्देश्य होता है। यानी कि ये भी जो है जनरल पर्पस होता है। स्पेशल पर्पस आपको मिलेंगे आगे चल के और बड़े पे जब चलेंगे। ठीक है,
इनकी गति माइक्रो से ज्यादा, माइक्रो से अधिक संग्रहण, यानी कि उसके पास जो मेमोरी है वो माइक्रो से ज्यादा होगी। लगभग 4 से लेके 32 व्यक्ति एक टाइम पे काम कर सकते हैं इस पे, ठीक है। और किसी काम बंदे का काम दूसरे बंदे के काम से अफेक्ट नहीं होगा, कि कोई भी एक काम कर रहा है तो दूसरा उससे प्रभावित नहीं होगा, ठीक है। कि माइक्रो कंप्यूटर में ऐसा होता है कि एक काम कर रहा है, दूसरा अगर करने आ जाएगा तो पहले का काम रोकना पड़ेगा। ये पीसी से महंगे होंगे, सीधी बात है। और इंटरनल सर्किट जो इनका बहुत जटिल, अब जितना आगे हम चलते जाएंगे इंटरनल सर्किट जो है अंदर का मदरबोर्ड जिसको हम बोलते हैं वो बदलता जाएगा, कठिन होता जाएगा, ठीक है। ये हो गई मिनी की बात। अब आगे चलते हैं जल्दी से। मेन फ्रेम कहाँ गया? मेन फ्रेम आई थिंक मेरे हिसाब से छूट गया तो थोड़ा देख लीजिएगा। मेन फ्रेम थोड़ा सा और बड़े होते हैं, ये कुछ इस तरह के होते हैं। ये मिनी से भी बड़े होते हैं, उसमें बस यही पॉइंट आएंगे कि ये मिनी से थोड़े बड़े होते हैं, उनसे भी ज्यादा गति होती है, ज्यादा संग्रहण क्षमता होती है और ज्यादा लोग उस पर काम कर सकते हैं, ठीक है। अरे नहीं नहीं, छूटा नहीं है, छूटा नहीं, इधर है मुझे लगा शायद छूट गया। चलिए, तो ये जो मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं ये माइक्रो और मिनी से बड़ा होगा, संग्रहण ज्यादा होगा, जटिल समस्याओं का समाधान, भाई सीधी बात है, जितना ज्यादा हम चलते जा रहे हैं वो ज्यादा जटिल होते जा रहे हैं, वो जल्दी जल्दी काम करने में सक्षम है। तो अगर कोई जटिल प्रॉब्लम आती है, जैसे मान लीजिए मैं कुछ काम कर रहा हूं, यहाँ गुणा भाग कुछ अकाउंटिंग वाला काम कर रहा हूं अपने कंप्यूटर में, कई सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हमको मिल सकती हैं जो ये कंप्यूटर सॉल्व नहीं कर सकता। ये कौन करेंगे? मेन फ्रेम कंप्यूटर करते हैं। सैकड़ों व्यक्ति एक साथ काम कर सकते हैं। इसमें क्या करते हैं, काम को डिवाइड कर दिया जाता है। मान लीजिए पूरा एक प्रोजेक्ट है, उसको 1000 पार्ट में डिवाइड कर दिए और उनको अलग अलग लोग मिलकर काम कर रहे हैं, तो थोड़ा थोड़ा काम करेंगे और पैरेलल कम्युनिकेशन होगा, सब मिलकर एक काम आ जाएगा, तो बहुत जल्दी काम हो जाता है, ठीक है। इनमें एसी की जरूरत पड़ेगी क्योंकि बहुत गर्म होते हैं, बहुत बड़े होते हैं और बहुत महंगे, इनको तो आप अफोर्ड कर ही नहीं पाओगे मेरे को, कभी रेट सर्च करना। रेलवे आरक्षण वगैरह में ये वाले कंप्यूटर यूज होते हैं, इंश्योरेंस में यूज होते हैं, रिसर्च, मेनली रिसर्च वगैरह में ये यूज होते हैं। रिसर्च में तो इनसे भी बड़ा वाला सुपर कंप्यूटर यूज होता है, ठीक है। तो आरक्षण वगैरह में ये बहुत तेज होते हैं। अगर आप मान लीजिए आरक्षण के जो अंदर वाला जो कंप्यूटर होगा वो ये होगा। और एक और चीज, जब आप किसी आपके यहाँ कंप्यूटर वो ऑफिस होगी, मान लीजिए आप कॉलेज गए होंगे तो कॉलेज का एक सर्वर रूम होता है, वहां पे भी कुछ कंप्यूटर रखे होते हैं, वहां पे मेन फ्रेम कंप्यूटर रखे रहते हैं, मैंने देखे हैं, ठीक है। चलिए, अब आ जाते हैं सुपर कंप्यूटर, बेस्ट चीज अभी तक की। ये आप 5वीं पीढ़ी से जस्ट पहले की बात कह सकते हो, 5वीं पीढ़ी अभी आई नहीं है, 5वीं पीढ़ी के थोड़ा पहले वाली चीज है सुपर कंप्यूटर, ठीक है। आकार में बड़े होते हैं, गति बहुत तेज होती है और अति संग्रहण क्षमता, मतलब टेराबाइट तो कुछ है नहीं, योट्टो जोट्टो बाइट तक पहुंच गए यहाँ पे तो, ठीक है। योट्टो जोट्टो तो आपको पता होगा आई थिंक, ठीक है। डेसी सेंटी मिली मिनी माइक्रो ये सब तो पता ही होगा, नैनो पिको फेम्टो एटो जोट्टो। चलिए अब आगे बात करते हैं। तो ये समानांतर प्रोसेसिंग, पैरेलल प्रोसेसिंग, पैरेलल प्रोसेसिंग का मतलब ये है कि काम को 100 टुकड़े में बांट दो, 100 अलग लोग के काम को कर दे और 100 का काम मिलाकर रिजल्ट दे दो, ठीक है। नॉर्मली सिक्वेंशियल प्रोसेसिंग होती है, यानी कि पहले काम होगा फिर दूसरा फिर तीसरा स्टेप, ऐसे करते 100 स्टेप करोगे तो बहुत टाइम लगेगा, ठीक। तो एक ही चरण में पूरी की पूरी गणना कंप्लीट हो जाती, तो काम बहुत तेज हो जाता है। 10 हजार तक माइक्रो प्रोसेसर लगे होते हैं इसमें, ठीक। शकल तो आप देख ही चुके हैं। वैज्ञानिक शोध क्या है, यहाँ पे जो है स्पीड की जरूरत है। अब आप रिसर्च कर रहे हो, ठीक है, तो वहां तो नैनो सेकंड, पिको सेकंड, फेम्टो सेकंड में, एट्टो सेकंड में भी काम होते हैं, ठीक है। वहां पे अगर आप मान लीजिए सैटेलाइट यहां से लॉन्च कर रहे हैं, अब सोचिए सैटेलाइट में अगर पिको सेकंड में भी चेंज आ गया तो वो सिस्टम गड़बड़ाया, फेल हो जाएगा, ठीक है। सैटेलाइट का लॉन्च फेल हो जाएगा। तो वहां पे ऐसे कंप्यूटर चाहिए जो ना कभी हैंग हो और जो ना कभी डिले करे। अगर डिले पिको सेकंड का भी हो गया तो गया। कई बार हो जाता है ना कि फेल हो जाता है, तो वो कुछ ना कुछ गड़बड़ रहती है, तो उसकी वजह से हो जाता है। मौसम की भविष्यवाणी करने में काम आते हैं। अंतरिक्ष वाला शोध जो करते हैं इनमें सुपर कंप्यूटर ही काम आते हैं, आप याद रखें। और भारत में पहला परम हम जानते ही हैं, अब तो परम 10,000 बन गया है, काफी तेज है इससे। इस आदमी का नाम याद रखें आप, विजय पी भटकर। शकल दिखा दूंगा मैं आपको इनकी। ये है भारत में सुपर कंप्यूटर के पिताजी। इन्होंने भारत में सुपर कंप्यूटर लाया। देखिए प्रणब मुखर्जी के साथ ये है, ये बहुत फेमस आदमी, बहुत मेहनती आदमी, इन्होंने बहुत काम किया है भारत में। सीडेक में ही काम करते रहे हैं ये विजय पी भटकर जी। और इन्होंने
परम बनाया था, याद रखें आप। मतलब खुद नहीं, अकेले नहीं बनाएंगे, मतलब टीम के हेड थे जो बनाए थे। तो भारत में सुपर कंप्यूटर की बात करें तो विजय पी भटकर याद रहने चाहिए आपको। और वर्ल्ड में अगर कभी बात करें सुपर कंप्यूटर की तो साइमोर क्रे नाम से आपको याद होना चाहिए। इन्होंने बनाया था क्रे, और इन्होंने क्रे कंपनी भी बनाई थी। ठीक, सुपर कंप्यूटर के कुछ नाम अगर हम बात करें तो भारत में तो परम हो गया, वर्ल्ड में बात करें तो क्रे 3 है, साइबर 205 है। क्रे 3 बनाया है कंट्रोल डेटा कॉर्पोरेशन ने, और साइबर 205 है ईटीए सिस्टम कॉर्पोरेशन ने बनाया है। बहुत फेमस है ये दोनों सुपर कंप्यूटर। चलिए, अब चीन वगैरह ने तो तियानहे बना लिया है, अभी दुनिया का सबसे तेज, आई थिंक चीन के पास है तियानहे। शायद कुछ ही दिन पहले मैंने पढ़ा था तियानहे कंप्यूटर दुनिया का सबसे तेज कंप्यूटर। ठीक, चलिए अब आ जाते हैं सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर पे। ठीक, तो अब ये उद्देश्य के हिसाब से हम बांट रहे हैं, सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य, वो वाले कंप्लीट हो चुके हैं। एक बार हम पीछे चलते हैं, ये हमने बात करी थी। तो आकार क्षमता वाले माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम, सुपर, ये हम कंप्लीट कर लिए। अब आ जाते हैं उद्देश्य वाले में, तो सामान्य और विशिष्ट। ठीक है, चलिए जल्दी से चलते हैं, टाइम नहीं लगाना अपने को। तो जो सामान्य उद्देश्य होते हैं ये सभी क्षेत्रों, जैसे कि गणितीय हो गई, व्यावसायिक हो गया, विश्लेषणात्मक, ग्राफिक्स, सब में काम, जैसे हमारा लैपटॉप है सब काम कर लेता है बेचारा, इससे आप कुछ भी करवा लो सब कर लेता है। लेकिन जो विशिष्ट वाले होते हैं वो कोई एक काम करते हैं, तो ये सब कर लेगा। तो सारे इसी तरह के होते हैं, इनका मूल स्वरूप जो है एक जैसा होता है। ठीक है, इनमें सीपीयू जो होता है वो अपेक्षाकृत सरल होगा और सस्ता होगा और क्षमता पर सीमित होगा। भाई सस्ता मिलेगा, सरल भी होगा, उसमें यूज करना उसको आसान भी रहेगा, और क्षमता सीमित रहेगी भाई, क्योंकि ये थोड़ा स्लो भी होगा, उतना तेज काम नहीं करेगा। अभी i3, i5, i7 काफी तेज हो चुका है, बात करेंगे हम जब हम वीडियो रेंडरिंग करते हैं। जैसे मैं i3 यूज कर रहा हूं अभी, कोर i3, बात करेंगे हम इनके बारे में, कोर क्या होते हैं ये सब। तो कोर i3 वगैरह यूज कर रहा हूं तो इसमें स्पीड थोड़ी तेज है। i5 में जाऊंगा तो और तेज रेंडरिंग की वीडियो की स्पीड होगी। i7 में तो मतलब बहुत ही तेज हो जाती है, तो पर अपन उतना अफोर्ड भी नहीं कर सकते। i7 लेने जाओ तो 70, 80, 90 हजार तक के मिलते हैं। i5 भी 50 हजार से नीचे सही मिलते नहीं है, और अपने रेंज जो बजट की है उसमें i3 ही ले पाते हैं अपन। ठीक है, अब अगर बात करें हम तो विशिष्ट उद्देश्य जो है स्पेशल पर्पस वाले, इनमें जो सीपीयू की क्षमता है कार्य के अनुसार रहती है। अगर आपका काम मौसम वाला है, रिसर्च वाला है, तो बहुत ज्यादा रहेगी। अगर कोई और स्पेशल काम है, जैसे रिजर्वेशन के लिए आपने लगाना है, ठीक है, तो रिजर्वेशन के लिए बस उसको वही वाला काम है, बस रिजर्वेशन वाला काम करेगा। अब जैसे एक चीज याद रखें, इस समय आप अगर रेलवे स्टेशन जाते होंगे तो वहां 3-4 ठो अलग से लगे रहते हैं सिस्टम, जहां से आप टिकट निकाल सकते हो। हालांकि वहां भी भीड़ रहती है, तो वो उनका एक ही काम है टिकट निकालना और इन्फॉर्मेशन देना रेल की, वो एक ही काम करते हैं। तो उनकी सीपीयू की क्षमता भी कम रहेगी, क्योंकि वो ज्यादा कठिन काम कर नहीं रहे। तो कार्य के अनुसार जो है सीपीयू की क्षमता रहती है यहाँ पे। आवश्यकता पड़ने पर कई सारे सीपीयू को आप जोड़ सकते हो, और बहुत सारे सीपीयू जोड़ के आप सुपर कंप्यूटर भी बना सकते हो। जैसे अंतरिक्ष अनुसंधान हो गया, इन सब चीजों में जो है यातायात नियंत्रण, जो लाइट लगी होती है उनका केवल एक ही काम होता है कि इस लाइट को कंट्रोल करें। जो स्ट्रीट लाइट नहीं यार, जो लाल वाली लाइट जलती है, लाल, हरा, पीला, सड़क पे ट्रैफिक लाइट, उसमें भी कंप्यूटर लगे होते हैं, वो स्पेशल वाले हैं, उनका वही काम होता है। अब आगे चलते हैं, अब समझते हैं कि ये एनालॉग वाले में, ये डिजाइन एवं अनुप्रयोग, एनालॉग, डिजिटल एंड हाइब्रिड, इनको समझते हैं। थोड़ा सा भी अगर आपने कम्युनिकेशन पढ़ा होगा तो ये जो मैं बोल रहा हूं ये कुछ ऐसी वेव जा रही होगी, साइनोसोइडल कहते हैं इसको, साइन के फॉर्म में या कोसाइन के फॉर्म में रहती है। ठीक है, डिजिटल वेव 0 फिर 1 फिर 0 फिर 1 ऐसे चलती है। ठीक है, चलिए अभी हम एनालॉग की बात करें, मतलब ऐसा दुनिया में जितनी वेव चलती है सारी की सारी एनालॉग होती है, याद रखना। जितनी भी वेव, चाहे लाइट की वेव हो, चाहे हमारी वेव हो, बोलने वाली वेव हो, चाहे किसी भी तरह की वेव हो, एनालॉग होती है, जितना इंसान को पता है। डिजिटल अपने यहाँ एग्जिस्ट नहीं करती है, हम लोग एनालॉग को डिजिटल में बनाते हैं। ठीक है, वो भी क्यों बनाते हैं, क्योंकि नॉइज कम हो। हम बात करेंगे एक एक करके आगे। तो एनालॉग जो कंप्यूटर होते हैं, जो भौतिक राशियां हैं, जैसे ताप हो गया, दाब हो गया, द्रव के प्रवाह, इन चीजों पे काम करते हैं। ये ताप मेजर कर लेते हैं, दाब मेजर कर लेते हैं, इन द्रव के जो प्रवाह की जो दर है उन आदि पे काम करते हैं। ठीक है, और ये गिनने के बजाय मापते हैं, जैसे ताप मापेंगे, दाब मापेंगे, द्रव के प्रवाह को मापेंगे, ये गिनती नहीं कर सकते, गिनती डिजिटल करता है। ठीक है, चलिए जहां इनका उपयोग हो वहां इंजीनियरिंग व विज्ञान के क्षेत्र में होता है। ठीक है, ये तो वही ठीक है, इंजीनियरिंग और विज्ञान के क्षेत्र में भी ये काम करते हैं।
तो ये कुल मिला के कहने का मतलब है जहां पे भी इनका उपयोग होता है वहां पे वो इस चीज की माप करते हैं। ठीक, जैसे पेट्रोल पंप पे देख लो, पेट्रोल पंप पे भी जो होता है वो मापते हैं, लीटर मापते हैं, तो वहां पे क्या लगा होगा, एनालॉग कंप्यूटर लगा होगा। भले नंबर आपको दिखता है लेकिन वो मापता है। तो एनालॉग और डिजिटल में ऐसा है कि जो मापते हैं वो एनालॉग और जो गिनते हैं वो है डिजिटल। ठीक, चलिए अब आगे चलते हैं। हाइब्रिड, जैसे अभी आप अगर बाइक यूज करते हैं तो पहले बाइक में एक कांटा लगा रहता था, ऐसा वो ऐसे घुमा करता था इधर उधर, स्पीड वाला, वो एनालॉग होता था। अब जब जो है ऐसे लिख के आता है 70 किलोमीटर पर स्पीड चल रही, ये डिजिटल हो चुका है। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं डिजिटल कंप्यूटर पे। तो इनपुट के रूप में संख्याएं और आंकड़े लेते हैं ये जो कंप्यूटर होते हैं, इनका इनपुट क्या होगा, नंबर या कोई आंकड़ा जो भी होगा। यहाँ वेव नहीं रहती वैसी। ठीक, वहां मापते हैं, यहाँ गिनते हैं। तो यहाँ अंक गणितीय क्रियाएं होती है, जोड़ घटा गुणा भाग, और ऑपरेशन में भी अंक गणितीय क्रियाएं होती है। ठीक है, आउटपुट में, सॉरी ऑपरेशन, ये आउटपुट में भी अंक। तो ये इनपुट भी अंक गणितीय लेते हैं और आउटपुट भी अंक गणितीय लेते हैं। पर हम तो बोल रहे हैं भाई अंक गणित तो कुछ होता ही नहीं, वेव के फॉर्म में डिजिटल तो होता ही नहीं है। तो कैसे करते हैं, तो एनालॉग एडीसी होता है, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। वो एनालॉग सिग्नल को पहले डिजिटल में कन्वर्ट करता है। ठीक, अब डिजिटल में यूज करके हमने इनपुट देके कंप्यूटर से और डिजिटल में ही आउटपुट ले लिया। अब हम डिजिटल ही समझ भी नहीं पाते तो हमको फिर चाहिए एनालॉग फिर से। तो डिजिटल से एनालॉग कन्वर्टर होता है, डिजिटल टू एनालॉग, डीएसी जिसको हम बोलते हैं। तो पहले एनालॉग को डिजिटल में करते हैं। जैसे हम बात करें स्काई, टाटा स्काई वगैरह की, जो हमारे छतरी काम करती है, डिश टीवी वाले, इसमें क्या करते हैं, पहले एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में करते हैं, डिजिटल में ट्रांसमिट कर देते हैं, डिजिटल से वो आपके पास डिजिटल फॉर्म में आया, और डिजिटल फॉर्म में आने के बाद आपके अंदर जो लगा होता है, एक सिस्टम जो लगा रहता है, जो डिश टीवी एक सेट टॉप बॉक्स होता है, वो क्या करेगा, उस डिजिटल सिग्नल को फिर से एनालॉग में बदल के आपको दिखाएगा पिक्चर। ठीक है, ऐसी चलती है कहानी पूरी की पूरी। चलिए, इसकी शुद्धता जो है 100%, क्योंकि बहुत समय पहले मेरे को बड़ा क्वेश्चन आ गया था कि भाई मूवी तो ठीक है हम देखते हैं, लेकिन ये मूवी जीबी में होती है यार। भाई मूवी तो ठीक है, वीडियो टेप में तो चलो हमने रिकॉर्ड कर लिया, अब ये जीबी के फॉर्म में कैसे रहती है, 1 जीबी की मूवी, 2 जीबी की मूवी, ऐसे कैसे रहती है मूवी। तो वो मेरे को बड़ा कंफ्यूजन करा, वो मेरे को इस रिजल्ट तक ले गया कि ऐसा होता है। हम पहले डिजिटल में बनाते हैं, फिर डिजिटल जो कंप्यूटर, अब वो जीबी नहीं पढ़ेगा कंप्यूटर, 2 जीबी का डेटा है, 3 जीबी का, उससे मतलब नहीं है। वो क्या करेगा, उस डिजिटल को एनालॉग में वापस से कन्वर्ट करेगा, फिर हमको पिक्चर दिखाएगा। ठीक है, ऐसा होता है। इसमें प्रोग्रामिंग का अच्छा ज्ञान जरूरी। अगर आप डिजिटल कंप्यूटर यूज करते हो, थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग आपको आनी चाहिए अच्छे से। चलिए, एनालॉग पढ़ लिया हमने, डिजिटल पढ़ लिया, अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इन्हीं का दोनों का मिक्सचर, हाइब्रिड कंप्यूटर। इसमें एनालॉग प्लस डिजिटल होता है। एनालॉग को जो है डिजिटल एवं डिजिटल को एनालॉग में परिवर्तित कर सकते हो आप, सीधी सी बात है। इनका यूज कहाँ होता है, अस्पतालों, जैसे आप कोई जांच करते हो, ठीक है, तो जब आपको टच कर रहा होता है उस टाइम तो वो मापता है, यानी वहां एनालॉग होता है, फिर वो डिजिटल में कन्वर्ट होके आपको टीवी पे दिखता है। अगर आपने वेव देखी होगी तो एक वेव रहती है, जैसे वो चलती रहती है, सीधी हो जाती तो आदमी मर जाता है, ऐसे ऊपर ऊपर नीचे होती रहती है। फिल्मों में जरूर दिखाते हैं, जब वो एडमिट रहते हैं तो वेव चलती रहती है, फिर टू 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 बोलते हैं एकदम सीधी हो जाती है, वो तो एनालॉग वेव हो गई। ठीक है, लेकिन अगर आप बात करें कि जैसे थर्मामीटर हो गए, अब डॉक्टरी थर्मामीटर जो आने लगे हैं, वो आप रखते हो मुंह में, तो वो मापता है आपका टेम्परेचर, लेकिन वो दिखाता किस फॉर्म में है, अब डिजिटल में दिखाने लगा है। जैसे 37 डिग्री है कि 38 डिग्री है। ठीक है, पहले क्या दिखाता था, पुराने अगर आपने थर्मामीटर देखोगे तो पारा चढ़ा करते थे, वो एनालॉग थे, अब डिजिटल आ गए हैं। लेकिन डिजिटल वाले भी पूरी तरह डिजिटल नहीं होते, वो हाइब्रिड होते हैं। एनालॉग में डेटा लेते हैं, मापते हैं, उसको फिर डिजिटल में दिखाते हैं। टेम्परेचर मापने के लिए ब्लड प्रेशर मापने वाली मशीन मापती तो ब्लड प्रेशर है, लेकिन दिखाती क्या, डिजिटल फॉर्म में। ठीक है, तो पहले एनालॉग में लेती फिर डिजिटल, तो वो कहलाते हैं हाइब्रिड। चलिए, बाद में डिजिटल सिग्नल भेज के परिणाम दिखा देते हैं, तो यूजर आसानी से समझ सकते हैं। नंबर समझना में बहुत आसान काम है, इसलिए डिजिटल बनाते हैं। यहाँ एक ब्रेक लेते, 29 मिनट हो चुके हैं। चलिए, स्वागत है आपका। अब आगे शुरू करते हैं। अब बेसिक चीजें तो हमने समझ ली है, कंप्यूटर क्या है कैसा है। अब थोड़े से लाभ भी देख लेते हैं। वैसे बताने की जरूरत तो है नहीं, सही बताऊं तो सबको पता है कंप्यूटर के फायदे क्या है। ठीक है, एक तो भाई सबसे पहली बात की गति बहुत तेज। ठीक है, आप कोई भी कैलकुलेशन करते हो बहुत तेज और पूरी शुद्धता के साथ रहता है। ठीक है,
और अगर आप कंप्यूटर की गति की बात करें तो इसको हम नापते हैं MIPS में। ये मैंने पिछले वीडियो में बताया था, मिलियंस इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। इंस्ट्रक्शन क्या होते हैं? निर्देश, जो कंप्यूटर को काम करने के निर्देश दिए जाते हैं। तो 1 सेकंड में 1 मिलियन इंस्ट्रक्शन, वो उसकी स्पीड नापी जाती है उस टाइम में कितने। अभी तो और आगे में पहुंच गए, बिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड में आ जाएंगे, लेकिन मापेंगे किसमें हम? मिलियन में। उसको फिर 1000 मिलियन पर सेकंड बोलेंगे, ठीक है। मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, मिलियन होता है 10 लाख, ठीक। चलिए, उसके बाद अगर बात करें तो विश्वसनीयता की बात करें तो बिल्कुल रिलायबल है, आपको मतलब बिल्कुल रिलायबल है, आप उस पर भरोसा कर सकते हो, ठीक है। चलिए, तो अब जो विश्वसनीयता की बात करें तो यहाँ गीगो सिद्धांत चलता है, गार्बेज इनपुट गार्बेज आउटपुट। अगर आप जो है सही इनपुट दोगे तो सही रिजल्ट मिलेगा, गलत इनपुट दोगे तो गलत रिजल्ट मिलेगा। गलत इनपुट देके सही रिजल्ट देने की उम्मीद मत करें, और सही रिजल्ट इनपुट देके गलत होने की उम्मीद भी ना करें। तो ये कहलाता है गीगो सिद्धांत, ठीक है। उन्हीं निर्देश पे काम करता है जो इसको दिए जाते हैं। आप कभी कंप्यूटर को ये नहीं कह सकते अरे यार गलत रिजल्ट दे दिया, आपने इनपुट गलत दिया होगा, वो बेचारा गलत नहीं करता, ठीक है। कैलकुलेटर दबाते हो, कई बार बोलते अरे ये कैसे आ गया, भाई आपने इनपुट गलत दिया, उसको क्या करे बेचारा। अब अगर बात करें विविधता की, बहुत विविधताएं हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है। वीडियो भी हमको दिखा देता है, ऑडियो भी हमको सुना देता है, रिकॉर्डिंग भी कर ले रहा है, उसके बाद यूट्यूब भी, मतलब बहुत बहुत सारे ऑप्शन हैं इधर, ठीक है। यहाँ से फेसबुक भी हम चला सकते हैं, व्हाट्सएप भी चला सकते हैं, इवन लैपटॉप पे भी व्हाट्सएप चलता है ना, आप सॉफ्टवेयर यूज करके चला सकते हो, ठीक है। सारे ऐप चला सकते हैं, जितने आप एंड्रॉइड के ऐप चलाते हैं, जितने आप iOS के ऐप चलाते हो, सब चलते हैं, ठीक। सूचना की पुनः प्राप्ति, एक बार सूचना जो आपने यूज कर ली वो सेव हो जाती है यहाँ पे, तो आप उनको वापस भी ले सकते हो। उसके बाद उच्च स्तरीय उत्पाद, इसके जो मतलब मिलते हैं हमको रिजल्ट बहुत हाई लेवल के। उत्पादकता में वृद्धि, अब भाई ये बताइए कि कहीं पे आपने लगा दिया कंप्यूटर तो क्या हो गया, सिस्टम हो गया ऑटोमेटिक, तो काम बहुत तेजी से होने लगता है, ये है उत्पादकता में वृद्धि। तो सारे डिजिटलीकरण क्यों हो रहा है? क्योंकि जब काम जो है तेज होने लगे, हर जगह हो रहा है कि वो सब ऑनलाइन कर दे रहे हैं काम तेजी के लिए, ठीक है। मनोरंजन का साधन है, बहुत साधन। अब आगे बात करें तो शिक्षा में लाभ, भाई आप वो शिक्षा ही ले रहे हैं, हम शिक्षा दे रहे हैं, आप शिक्षा ले रहे हैं, तो ये अब इससे ज्यादा बताने की क्या जरूरत है, आप ये एग्जांपल दे सकते हैं। रोजगार के अवसर, ठीक है। तो अगर आप ऑनलाइन सिस्टम हो जाता है तो बहुत सारी चीजें जॉब भी निकलती हैं, बहुत सारी जॉब रहती हैं, तो और बहुत सारे नए चीजें खुल सकती हैं, तो एक तरह से रोजगार के अवसर भी बहुत मिलते हैं। वही नए कंप्यूटर बनेंगे तो वहाँ नई कंपनी खुलेंगे, नई कंपनी खुलेंगे तो नए रोजगार बनेंगे। कंप्यूटर में भी जब यूज होंगे जहाँ पे सिस्टम, जैसे मान लीजिए नगर निगम ऑनलाइन हो रहा है, तो वहाँ पे भी बहुत सारे नए लोगों की जरूरत पड़ेगी, तो रोजगार भी मिलते हैं, ठीक है। हालांकि बहुत सारे रोजगार जाते भी हैं क्योंकि ऑटोमेटिक हो जाता है सिस्टम, एक बार तो जरूरत पड़ती है, लेकिन धीरे धीरे फिर अब सब कंप्यूटर खुद ही करने लगता है, डेटा फीड हो गया तो फिर जरूरत भी नहीं पड़ती, तो बेरोजगारी की भी है। तो खैर, हर चीज के फायदे नुकसान होते रहते हैं। अब आगे बात करें अगर, तो कंप्यूटर के एप्लीकेशन यानी कि अनुप्रयोग क्या है जो हम यूज करते हैं, तो बताने की जरूरत है नहीं। शिक्षा में करते हैं, व्यवसाय में भी करते हैं, चिकित्सा में करते हैं, आपने मेडिकल में देखा ही होगा, हॉस्पिटल जाते हो आप तो सब कुछ मशीन हो गया है यार, मशीन से ही सब कुछ हो जाता है, करना ही नहीं पड़ता। और बहुत बड़े हाई फाई हॉस्पिटल में तो डॉक्टर भी कुछ नहीं करता, सब मशीन खुद ही जांच कर लेती है, खुद ही खून निकाल लेती है, खुद ही जांच कर देती है, खुद ही रिपोर्ट भी कर निकाल देती है, कुछ करना ही नहीं पड़ता। मनोरंजन की बात करें, मनोरंजन होता ही है, रिसर्च में काम आता है, ज्योतिषी में काम आता है, इंटरनेट तो है ही भाई, इसके बिना तो मतलब क्या बोले, इस समय तो दिन ही नहीं कटता इंटरनेट के बिना। तो बैंकों में काम आता है, यातायात में काम आता है, ई गवर्नेंस में भी काम आने लगा है, ऑफिस में काम आता है, बिलों के भुगतान, मतलब हर जगह कंप्यूटर, ठीक है। ये बताने की जरूरत है नहीं, सबको पता है। अब अगर बात करें इसकी कुछ सीमाएं, देखिए हर चीज की अपनी लिमिटेशंस होती है, ठीक। इंसान की कहते हैं लिमिटेशंस नहीं है, इंसानी दिमाग की कहीं भी पहुंच सकता है, लेकिन इनकी दिमाग की है। इनको आप जो बताओगे ये उतना ही जानेंगे, अपनी मर्जी से नहीं चल रहा। अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम हो रहा है, जो हम बात कर रहे थे 5वीं पीढ़ी पे, वो हो जाएगा तो ये सोचना भी शुरू कर सकते हैं, ठीक है। इनमें स्वयं सोचने और समझने की क्षमता नहीं होती। यदि निर्देश सही तो परिणाम सही, निर्देश गलत तो परिणाम गलत। अब इनमें कल्पना शक्ति नहीं होती, अपने मन से कुछ सोच नहीं सकते, किसी भी विषय पे आपसे चर्चा नहीं कर सकते, तो कभी आपको अगर अकेला फील हो रहा होगा तो भी दिक्कत है, ठीक है। इनमें कोई नए थॉट आएंगे नहीं, वही पुराने थॉट चलते रहेंगे। प्रोग्रामिंग करना कठिन कार्य है, अगर आप इनकी प्रोग्रामिंग करना चाहते हो तो प्रोग्रामिंग का नॉलेज होना चाहिए, और वो भी सीखने में बहुत टाइम लगता है, ठीक। कंप्यूटर टेक्निक में बहुत जल्दी बदलाव होता है, पुराने कंप्यूटर जल्दी पुराने होते जा रहे हैं, तो अब पुरानों का क्या करें। देखिए i3 आया, i3 गायब हो चुका है अब तो मार्केट से, i5 i7 आ गया, तो i5 भी धीरे धीरे गायब हो जाएगा, चलता रहेगा कोई दिक्कत नहीं, चलने दो।
तो ये उनकी सीमाएं हैं कि जो पुराना वाला सिस्टम वो आउटडेटेड होते के बाहर होता जा रहा है। मोबाइल भी ले लो आप, तो कहाँ नोकिया पहले हुआ करता था, आज नोकिया गायब है। पहले के जो फोन है अब गायब होते जा रहे हैं, हर जगह आपको स्मार्टफोन दिखने लगे। तो वही है कि टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से बदल जाती है तो पुराने वालों की कोई वैल्यू नहीं रह जाती। ये है इनकी सीमाएं, सब गार्बेज में हो जाते हैं। ठीक, वायरस आ सकता है कभी कभार, और धोखाधड़ी फ्रॉड तो होते ही है। आपने इंटरनेट बैंकिंग में भी फ्रॉड देखे होंगे, हर जगह फ्रॉड होते रहते हैं। लेकिन फ्रॉड तभी होते हैं जब आप गलती करते हो। फिशिंग अटैक होते हैं। फिशिंग अटैक में क्या रहता है, वहां पे आपको कोई साइट ओपन करते हो तो वहां पे लिखा रहता है कि यहाँ पे क्लिक करें, और फिर उसके बाद क्लिक करने के बाद वो आपसे परमिशन मांगता है। आपका लैपटॉप खुद से परमिशन नहीं देता है, आप ये याद रखें। वो आपसे परमिशन मांगता है तो परमिशन आप देते हो, ओके करते हो। जब परमिशन दे देते हो, पूछता है वो परमिशन दे रहे हो कि नहीं। जब आप परमिशन दे देते हो तो अब कंट्रोल जो है वो ले लेते हैं। तो जब वो जो भी काम आप कर रहे हो तो दिक्कत हो जाती है। ठीक है, तो हर जगह परमिशन ना दें, परमिशन देने से पहले सोचा करें। अब जैसे अगर हम बात करें ट्रू कॉलर की, तो ट्रू कॉलर के पास बहुत सारे लोगों के कॉन्टैक्ट नंबर कैसे हैं। जब आप ट्रू कॉलर इंस्टॉल करते हो तो वो परमिशन मांगता है कॉन्टैक्ट की, रीड योर कॉन्टैक्ट की, उसकी परमिशन मांगता है आपके कॉन्टैक्ट रीड करने की। अब आपने परमिशन दे दी तो आपके मोबाइल में जितने भी कॉन्टैक्ट हैं वो सबको रीड कर लेगा, और जब आपके मोबाइल के सारे कॉन्टैक्ट रीड कर लेगा तो सारे उसके डेटाबेस में पहुंच गए। अब हर किसी का नंबर उसके पास है, अब कभी भी आप उससे सर्च करोगे तो वही नाम उठा के दे देता है। ऐसा चलता है ट्रू कॉलर। तो ऐसे ही है कि परमिशन जो है ये लोग लेते रहते हैं। कोई भी नया ऐप इंस्टॉल करो वो परमिशन मांगता है भाई, उसके लोकेशन का परमिशन मांगेगा, कॉन्टैक्ट की परमिशन मांगेगा। तो खैर देना गलत भी नहीं है, लेकिन फिशिंग अटैक से बच के रहना। चलिए अब आ जाते हैं कंप्यूटर का हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, इनको समझते हैं। ठीक, कि भाई हार्डवेयर जो हार्ड हो, सॉफ्टवेयर जो सॉफ्ट हो। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता इधर। जो आप टच कर सकते हो वो है हार्डवेयर, और जो आप टच नहीं कर सकते वो है सॉफ्टवेयर। जैसे इसमें एक पीडीएफ अंदर रखी हुई है, ये जो जिसपे काम हो रहा है, ये पीडीएफ एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, इसको मैं नहीं टच कर सकता। मैं अगर टच करने जाऊंगा, यहाँ हाथ भी ले जाऊंगा तो मेरे स्क्रीन में हाथ जाके रुक जा रहा है। तो स्क्रीन क्या है, हार्डवेयर है। लेकिन अंदर जो है स्क्रीन के ये पेज दिख रहा है, ये सॉफ्टवेयर है, उसको मैं नहीं टच कर सकता। ठीक है, ये जो मैंने बना दिया, अब मैं इसको टच करने जाऊंगा तो मेरी तो स्क्रीन हाथ में लगती है, वो तो हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर हम टच नहीं कर सकते। ऐसी है कहानी कुल मिला के। तो क्या हो गया, कीबोर्ड भाई मैं तो छू लूंगा, मॉनिटर में छू लूंगा, आईसी में छू लूंगा, खोल लूंगा अपने यहाँ का कंप्यूटर जो भी है, सीपीयू भी देख लूंगा, मैं छू लूंगा, ट्रांजिस्टर भी छू लूंगा, तारे भी छू लूंगा, ये सब है हार्डवेयर। ठीक है, तो कंप्यूटर के वे भाग जिससे मिलकर कंप्यूटर बना है, तो सारे पार्ट जिनसे मिला मिला के हम मशीन तैयार करते हैं वो है कंप्यूटर। और इस कंप्यूटर पे राज्य करने वाला कौन है, सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर के बिना आप इस मशीन को यूज ही नहीं कर सकते। ठीक है, तो वो इन हार्डवेयर का यूज करवाते हैं, वो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। हम पढ़ेंगे अभी, वो एक यूजर इंटरफेस की तरह काम करता है। हमारे और मशीन के बीच में एक पर्सन है जो इंटरफेस है, जो जैसे इंटरफेस का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए मुझे आती है हिंदी, आपको आती है अंग्रेजी, हमको अंग्रेजी तो बनती है नहीं। आप हैं अंग्रेज लोग, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो अंग्रेज हैं, उनको इंग्लिश बहुत शानदार आती। तो अब अगर मुझे आपसे इंटरेक्ट करना है तो मैं क्या करूंगा, आपसे बोलूंगा, तो आप मुझे को समझोगे नहीं, आप बोलोगे मैं नहीं समझूंगा। तो ऐसी कंडीशन में एक पर्सन चाहिए जो हिंदी भी समझता हो और अंग्रेजी भी समझता हो और उसी तरह समझता हो, तो वो पर्सन कहलाता है इंटरफेस। ठीक है, तो यहाँ ऑपरेटिंग सिस्टम एक इंटरफेस होता है। जैसे कोई विंडोज अपने यहाँ इंस्टॉल रहती है ना, विंडो 10 चलाते होंगे आप अभी, वो एक इंटरफेस है। किसके किसके बीच, मेरे बीच, क्योंकि मैं कंप्यूटर की भाषा नहीं समझता, और कंप्यूटर जो मेरी भाषा नहीं समझता, वो एक इंटरफेस है। वो कंप्यूटर को भी समझता है और मुझे भी समझता है, तो दोनों को इंटरेक्ट करके फाइनल रिजल्ट दे देता है। ये है। तो खैर ये सब चीजें हो गई। हार्डवेयर में बात करो तो इनपुट आउटपुट वाली चीजें होती है, सीपीयू लगा होता है, एंड आउटपुट वाली चीजें होती है। ठीक है, अब देखें तो सीपीयू की अगर हम संरचना की बात करें, सीपीयू वैसे तो हमने देख लिया है, माइक्रो प्रोसेसर सीपीयू वगैरह। आई थिंक एक बार और आपको मैं दिखा देता हूँ सीपीयू कुछ इस तरह का होता है। ये इस केस पे मत जाइए, केस नहीं होता सीपीयू, इसको गलत बोलते हैं। ये कुछ इस तरह का होता है। अब ये कोर टू ड्यू लिखा है, इसकी हम बात करेंगे अभी आगे क्या है इसका मतलब। कोर i7 लिखा है, इसका क्या मतलब है, ऐसा कुछ होता है सीपीयू। ठीक, दो ही कंपनी बहुत फेमस है इस मामले में, एक है इंटेल, दूसरा AMD। बात करेंगे सबकी। तो सीपीयू के स्ट्रक्चर अंदर कुछ ऐसा होता है, एक होता है सीपीयू ऐसे बाहर से, ठीक है, केस लगा होता है जो, उसके अंदर
बात करें तो एक होती है कंट्रोल यूनिट। ये कंट्रोल यूनिट क्या करती है, जितना भी सिस्टम में काम हो रहा है उसको कंट्रोल करना, जितने भी इंस्ट्रक्शन, जितने निर्देश दिए जा रहे हैं उन सब को कंट्रोल करता है। अगर मैं बोलूंगा पॉज, ठीक है, तो पॉज बटन अगर मैं दबा देता हूं तो इस कंट्रोल यूनिट ने क्या किया, इसको सिग्नल मिला पॉज का, तो ये पॉज कर देगा सिस्टम को। मैं शट डाउन पे क्लिक कर देता हूं तो ये क्या करेगा, कंट्रोल करके उसको शट डाउन करा देगा। तो ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस होता है वो कंट्रोल करता है। ठीक, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि कंट्रोलिंग इंपॉर्टेंट है। जितने ज्यादा कंट्रोलिंग वाली जॉब है वो भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, जैसे हमारे यहाँ पीएम की हो गई, वो सब कंट्रोलिंग वाली काम ही है। कलेक्टर हो गया, जिले को कंट्रोल करता है, तो वो सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। उसके बाद ALU, इसका मतलब होता है अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन, ये करता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। ठीक, तो अरिथमेटिक मतलब अंकगणित, गुणा भाग जोड़, जोड़ घटाना गुणा भाग, ठीक है। लॉजिकल होता है छोटा बड़ा, छोटा है कि बड़ा है, कि बड़ा है कि छोटा है, ऐसे वाले जो होते हैं ऑप्शन, और बराबर, नॉट बराबर, ये वाले जो ऑप्शन होते हैं। और ये यूनिट तो ठीक है। रजिस्टर, ये वो वाला रजिस्टर नहीं है जो हमने पढ़ा था, ये रजिस्टर है मेमोरी। ठीक है, ये आप याद रखें, ये जो CPU के अंदर जो रजिस्टर होता है वो एक मेमोरी होती है, और वो किससे मिलके बनती है, फ्लिप फ्लॉप, FL। ये प्रॉब्लम ही डिजिटाइजर में ले रहा हूँ, जल्दी दूर हो जाएगी ये लिखने वाली, जो मेरा साफ नहीं आती, थोड़े दिन में आने लगेगा। डिजिटाइजर खरीदने वाला हूँ मैं। फ्लिप और फ्लॉप, ठीक है, ये एक्चुअली में 1 बिट डेटा स्टोर करते हैं। थोड़ा सा अब यहां से बात करते हैं टेक्निकल। देखिए, कंप्यूटर जो होता है डेटा किस फॉर्म में पढ़ता है, मशीन कोड में पढ़ता है, 1 0 1 0 ऐसे फॉर्म में। ठीक है, ये जो 1 होता है ये होता है 1 बिट। अब इसको थोड़ा और अगर हम चले, आपके पास मान लीजिए एक लैंप रखा हुआ है, तो आपके पास क्या कंडीशन है, या तो आप लैंप को ऑन करोगे या तो आप लैंप को ऑफ करोगे। तो या तो अगर ऑन करते हैं उसको हम बोलते हैं 1, ऑफ करते हैं उसको हम बोलते हैं 0। दो ही पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो ऑन या तो ऑफ। अब मान लीजिए आपके पास 2 लैंप है, तो पहले वाले को आपने ऑन कर दिया, दूसरे को ऑफ कर दिया, पहले वाले को ऑफ कर दिया, दूसरे को ऑन कर दिया, पहले वाले को ऑन कर दिया, दूसरे को भी ऑन कर दिया, और दोनों को ऑफ कर दिया। ये 4 पॉसिबिलिटी होगी। ठीक है, ये होता है, यही है डिजिटल सिस्टम। तो ऐसे फॉर्म में मशीन हमारी समझती है। ठीक है, अब ये जो है ये 1 बिट कहलाता है, ये 1 बिट है, ये दूसरा बिट है। अब जैसे मैं लिखता हूं 1 0 1 1 1, यहां टोटल 5 बिट है। ठीक है, 3 और जोड़ देता हूं मैं, 1 2 3, ठीक है, 8 बिट हो गई। अब देखो, ये जो 4 बिट होती है इनको मैं अगर ग्रुपिंग कर दूं, एक 4 बिट का ये और एक 4 बिट का ये, इसको बोलते हैं निबल। ये आप यूनिट याद रखना, 4 बिट के समूह को निबल कहते हैं। तो सबसे छोटा होता है बिट, सारा काम जो अपना जो नेट की स्पीड वगैरह सब बिट में होती है। बात करेंगे आगे आगे चल के, अभी सारी बात करेंगे तो बड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए धीरे धीरे चलते हैं। तो पहली जो 4 बिट होती है, मतलब पहली 4 नहीं, कोई भी 4 बिट आप उठा लो, उनको आप समूह को क्या बोलोगे, निबल। और जब 8 का ही मैं एक समूह बना दूं तो इसको बोलते हैं क्या, बाइट, BYTE। ठीक है, और मेमोरी में जो डेटा सेव होता है वो वर्ड्स के फॉर्म में होता है, वो 8 बिट का होता है अपने यहां। ठीक है, रजिस्टर यूज होते हो, तो रजिस्टर क्या करेगा, ये क्या करता है, डेटा को सेव करता है और 1 बिट के फॉर्म में सेव करता है। फ्लिप फ्लॉप लगे रहते हैं इसके अंदर। ठीक है, बहुत कम का होता है, आई थिंक मुझे लगता है कि केबी में भी नहीं होता होगा, बिट का रहता है, जैसे 32 बिट का रजिस्टर होता है, 64 बिट का रजिस्टर होता है, ऐसे रहता है, बहुत छोटा सा। ठीक, और आप अगर सेकेंडरी मेमोरी में हो तो टेराबाइट तक पहुंच गई है, लेकिन ये रजिस्टर 32 बिट 64 बिट ऐसे का रहता है, बहुत तेज होता है। क्यों तेज होता है, क्योंकि अगर ये स्लो हो जाएगा तो CPU की स्पीड से मैच नहीं कर पाएगा। अब CPU काम तेज कर रहा, रजिस्टर डेटा तेज दे नहीं रहा, काम कैसे होगा। ठीक है, और जो क्लॉक यूनिट होती है क्लॉक को कंट्रोल करती है, बढ़ेंगे आगे क्लॉक क्या कैसे होती है। ठीक, ये एक जनरल बेसिक ओवरव्यू दे रहा हूं मैं आपको, इसके आगे भी बहुत कुछ है इसमें। तो प्राइमरी और मेन मेमोरी एक होती है CPU में। तो प्राइमरी और मेन मेमोरी क्या होती है, एक होती है रैम, ये आपकी मेन मेमोरी होती है, आप याद रखें। ठीक है, ये एक्चुअली में CPU के अंदर नहीं है, ये पता नहीं कहां से यहाँ गया है, ये आप अलग कर दीजिएगा।
ठीक है, इस सीपीयू के अंदर यही होता है, सीपीयू, सीयू, एएलयू, रजिस्टर और क्लॉक यूनिट। मेमोरी की होती है दो टाइप, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी होती है रैम, ठीक है, रोम को भी बोलते हैं, और जो मेन मेमोरी होती है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। पहले हुआ करता था सीक्वेंशियल एक्सेस, यानी एक लाइन से। तो जब आप मैग्नेटिक टेप देखते हो, आपने अगर पुराने जमाने के टेप देखोगे, मैं एक बार आपको शक्ल दिखाना चाहूंगा उसकी, मैग्नेटिक टेप की। मैग्नेटिक टेप कुछ इस तरह के दिखते थे। ये वाले नहीं यार, ये मशीन है अभी, ठीक है, ये वाले टेप, ये आपने देखे होंगे, ये होते थे, ये मैग्नेटिक टेप का, इसमें रील लगी रहती थी, मैग्नेटिक टेप कहलाते थे, ठीक है। इसमें सीक्वेंशियल एक्सेस होता था, आप एक लाइन से ही गाना चलते थे, ठीक है। स्किप करने का भी कहीं कहीं पे ऑप्शन रहता था पहले, पर वो पूरा गाना स्किप होता था, उसके बाद अगला गाना चलता था, ये कहलाता है सीक्वेंशियल। रैंडम एक्सेस में फायदा ये है कि मुझे अगर 100वें नंबर की फाइल चाहिए तो तुरंत निकाल के दे दो। सीक्वेंशियल में पहले 1 से 99 तक की स्किप करेगा, फिर 100वां नंबर निकालेगा, और रैंडम में सीधा 100 नंबर की निकालेगा। इसलिए यहाँ पे रैंडम एक्सेस मेमोरी का यूज किया जाता है, तभी तो कंप्यूटर फास्ट हो जाता है सर्च करने में, कोई भी चीज बहुत जल्दी सर्च हो जाती है, ठीक है। रोम होता है रीड ओनली मेमोरी। इन मेमोरी के बारे में बाद में बात करेंगे, बहुत डिटेल की चीजें हैं ये, बस इतना आप समझ लीजिए। रोम जो होती है वो एक बार वो मेनली काहे में होती है, फर्मवेयर वगैरह में काम आती है, आपके सिस्टम में रोम मेमोरी लगी रहती है। रैम मेमोरी अलग से रहती है। रैम मेमोरी क्या करती है, डेटा को होल्ड करने का काम करती है, मेन मेमोरी की तरह काम करती है, ठीक है। मेमोरी यूनिट जब पढ़ेंगे तो इनके बारे में, इनके टाइप भी, रोम भी बहुत तरह की होती है, रैम भी 2 तरह की होती है, एस रैम, डी रैम, उनकी भी बात करेंगे। अभी बात करते हैं, ये सब हो चुके हैं, ठीक। ये सभी का स्पेसिफिकेशन है। कंट्रोल यूनिट जो है ये पूरा कंट्रोल करता है, एएलयू वही करता है, ये करता है, फ्लिप फ्लॉप से बना होता है, 1 बिट स्टोर करता है, ठीक है। अब आ जाते हैं प्रोसेसर के टाइप समझते हैं। 4 मेन तरह के प्रोसेसर होते हैं। एक होते हैं CISC, यानी कि कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। ये इंस्ट्रक्शन सेट क्या होते हैं, एक सेट ऑफ रूल्स, जो हम इंस्ट्रक्शन, जो निर्देश हम कंप्यूटर को देते हैं। तो CISC स्ट्रक्चर, देखिए प्रोसेसर की ये टाइप बिल्कुल आपको याद होनी चाहिए सारे। CISC जो होता है, इसका पहले तो फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट। इसके जो इंस्ट्रक्शन सेट होते हैं कॉम्प्लेक्स तरह के बनाए जाते हैं। इंस्ट्रक्शन सेट में 2 चीजें होती है, एक होता है ऑप कोड, OPCODE, ऑप कोड, और एक होता है ऑपरेंड, ठीक है। ऑपरेंड क्या होते हैं, जिन पे ऑपरेशन करना है। ऑप कोड होता है क्या ऑपरेशन, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। इंस्ट्रक्शन हमको दिया गया A और B को जोड़ो, तो इंस्ट्रक्शन के अंदर क्या लिखा होगा, इंस्ट्रक्शन हमने दिया A+B मतलब जोड़ दो, लेकिन कंप्यूटर कैसे समझेगा, कंप्यूटर क्या समझेगा, ये पहला ऑपरेंड है, ये दूसरा ऑपरेंड है जिन पे ऑपरेशन होना है, और ऑपरेशन क्या है, प्लस। ये पूरी, तो प्लस की जो इंफॉर्मेशन होगी वो ऑप कोड में होगी, और A और B की इंफॉर्मेशन होगी ऑपरेंड में। इनका एड्रेस दिया जाता है। अब A कहीं, देखिए ये मान लीजिए आपकी मेमोरी, ठीक है, A यहाँ पे सेव है, ठीक है, ऐसे सेव होता है डेटा, B यहाँ पे सेव है, तो यहाँ का कुछ एड्रेस होगा, यहाँ का कुछ एड्रेस होगा, तो ये एड्रेस इसका आप ऑपरेंड में लिखा होगा, और इसका एड्रेस भी। तो ऑपरेंड के पास 2 एड्रेस होंगे, A का भी और B का भी, और ऑप कोड के पास किसका एड्रेस होगा, प्लस वाले का, तो वो प्लस वाला वहां से उठा लेगा, और ये, और दोनों ऑपरेशन हमेशा किस फॉर्म में होंगे, 1010, क्योंकि कंप्यूटर यही समझता है, ठीक है। हमको तो A और B को जोड़ना, 8 और 10 जोड़ के 18 हमको दिखता है, कंप्यूटर को नहीं दिखता। वो 8 को 10 में बनाएगा, 10 को 10 में बनाएगा, और प्लस का जो साइन है उसको 10 में बनाएगा, तीनों को फिर ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, ठीक, ऐसे चलता है। तो जो इंस्ट्रक्शन सेट जो होता है कॉम्प्लेक्स टाइप का, यानी मिक्सचर टाइप का होता है, वो वाले होते हैं। अब चूंकि मिक्सचर वाले होते हैं तो इंस्ट्रक्शन सेट इनके बड़े बड़े होते हैं, ठीक। तो भाई बड़े होंगे, ये याद रखना है आपको। CISC और RISC में अंतर पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंस्ट्रक्शन सेट वेरिएबल लेंथ के, आप जो इंस्ट्रक्शन सेट को आप बदल सकते हो, और बहुत सारे एड्रेसिंग मोड होते हैं, जैसे डायरेक्ट एड्रेसिंग, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग, इंडेक्स एड्रेसिंग, हम पढ़ेंगे बाद में, लेकिन अभी थोड़ा सा समझ लेते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एड्रेसिंग क्या होती है। एड्रेसिंग कुछ ऐसी, मुझे राम को बुलाना है, ठीक है, तो राम को बुलाऊं, राम इधर आओ, बुला सकता हूं, ये कहलाती है डायरेक्ट एड्रेसिंग, ठीक है, डायरेक्ट एड्रेसिंग हो गई। अब मुझे मान लीजिए सीता से बात करनी, ठीक है, अब मैं सीता से डायरेक्टली नहीं बात कर सकता,
है कुछ प्रॉब्लम है, नहीं कर सकता, तो मैं राम को बोलूंगा राम सीता को बुलाना, तो वो मैं सीता को डायरेक्टली नहीं बोल रहा हूं, मैं राम को बोल रहा हूं कि उसको बुलाना, तो राम सीता को बुलाएगा, सीता से मेरे को ट्रांसफर करेगा, ये होता है इनडायरेक्ट एड्रेसिंग। ठीक है, ये सब पढ़ेंगे हम बाद में आगे चल के, अभी बस इतना समझ में आना चाहिए। ठीक, तो इसमें बहुत सारे एड्रेसिंग मोड और भी होते हैं, इंडेक्स वाले होते हैं और आगे होते हैं, पढ़ेंगे, ये सारी चीजें होती हैं। तो CISC में क्या है, इंस्ट्रक्शन सेट बड़े होते हैं, वेरिएबल लेंथ के होते हैं और बहुत सारे एड्रेसिंग मोड होते हैं। यही अगर मैं CISC को कंपेयर करूं RISC से, तो नाम ही है रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन, तो इंस्ट्रक्शन सेट कम होते हैं, ठीक है, और फिक्स लेंथ के होते हैं और कम एड्रेसिंग। तो इसी का जस्ट उल्टा है, उसमें इंस्ट्रक्शन सेट बड़े थे, इसमें इंस्ट्रक्शन सेट छोटे होते हैं। ठीक है, इसमें इंस्ट्रक्शन सेट ज्यादा थे, इसमें कम होते हैं। ठीक है, इसमें एड्रेसिंग मोड बहुत सारे थे, इसमें एड्रेसिंग मोड कम होते हैं। इसमें इंस्ट्रक्शन सेट वेरिएबल लेंथ के थे, यहाँ फिक्स लेंथ के हैं, ये बदल नहीं सकते, इनकी लेंथ इंस्ट्रक्शन की बदल नहीं सकती। ये दोनों आपको पता, ये प्रोसेसर के टाइप है। ठीक, प्रोसेसर जो हम बात कर रहे थे माइक्रो प्रोसेसर, ये उसके अंदर की चीजें चल रही। एक होता है EPIC यानी कि एक्सप्लिसिटी पैरेलल इंस्ट्रक्शन कंप्यूटिंग। ठीक है, ये CISC और RISC दोनों से ज्यादा पावरफुल होता है, 64 बिट पे काम करता है। EPIC ये नया वर्जन है, CISC और RISC का नया वर्जन है। EPIC बहुत तेज, बहुत पावरफुल। ठीक, अब होता है मल्टी कोर प्रोसेसर, ये हमें आज समझाना चाहता था, यही आज मैं खत्म करूंगा। ठीक है, एक से ज्यादा कोर लगा देते, कहने का मतलब ये है, एक CPU है। ठीक, अब एक CPU के अंदर बहुत सारे प्रोसेसर हो सकते हैं। ठीक, कैसे, मैं चाहता हूं कि मेरे पास जो काम आए वो 6 पार्ट में बट जाए और 6 प्रोसेसर अलग अलग उसको काम करें, पैरेलल प्रोसेसिंग के थ्रू मुझे रिजल्ट दे और मैं फाइनल रिजल्ट दिखा दूं। काम तेज होगा कि नहीं? अगर मैं एक प्रोसेसर लगाता हूं तो वही पूरा पार्ट काम करने में ज्यादा टाइम लगेगा, 6 गुना ज्यादा टाइम लगेगा। अगर मैं 6 प्रोसेसर लगा देता हूं तो मतलब उससे 1/6 टाइम लगेगा। तो कुल मिला के वो बोलते हैं ना 1 और 1 11, तो कुल मिला के करते ये है कि काम को आसान कर देते हैं। पूरा जो काम है उसको पार्ट में डिवाइड कर दो, सबको अलग अलग काम दे दो, वो हमको रिजल्ट दे देंगे तो जल्दी काम हो जाएगा। इसलिए मल्टी कोर प्रोसेसर यूज किए जाते हैं, एक से ज्यादा प्रोसेसर। ठीक, एक CPU के अंदर एक से ज्यादा प्रोसेसर। अब देखिए, कहीं पे आपने नाम सुना हुआ डुअल कोर प्रोसेसर, मतलब उसमें 2 लेयर है, 2 प्रोसेसर लगे हुए हैं। क्वाड कोर प्रोसेसर, अभी एक फोन आया था OnePlus 2 और एक सैमसंग का गैलेक्सी, उसमें तो ऑक्टा कोर प्रोसेसर दिया हुआ है, मतलब उसके अंदर 8 प्रोसेसर है। अब सोचिए कितना तेज काम करेगा। ठीक, अब चूंकि 8 प्रोसेसर है तो महंगा भी तो होगा, वो फिर 40-50 हजार पहुंच जाते हैं रेट, इसीलिए पहुंच जाते हैं भाई, 8 प्रोसेसर लगा के रखे उनने। और खैर रियलिटी में ऐसा कि इतना ज्यादा प्रोसेसर की हमको जरूरत नहीं होती, सबको जरूरत नहीं होती, लेकिन कुछ लोगों को जरूरत पड़ती है। ठीक है, जैसे फिलहाल मेरे की बात करें, क्योंकि मैं वीडियो बनाता हूँ, वीडियो रेंडरिंग करनी पड़ती है, मुझे तो i7 की जरूरत है, लेकिन अफोर्ड नहीं कर सकते, तो अभी i3 से काम चला रहे। तो खैर, ये डुअल कोर, क्वाड कोर, ऑक्टा कोर, ये समझ में पहले आपको आना चाहिए। अब जितना ज्यादा कोर जुड़ेंगे एफिशिएंट हो जाएगा भाई, काम तेज होगा ना यार। अब जो i3 है डुअल कोर पे, ठीक है, i5 के मैक्सिमम मॉडल डुअल कोर पे है। ठीक है, और जो आ गया i7 वो है क्वाड कोर पे। ठीक है, तो i7 काफी तेज है। मोबाइल में ऑक्टा भी पहुंच गया है, लैपटॉप पे भी बन रहा होगा, पता नहीं, अभी तो नहीं आया है। अभी हम प्रोसेसर के बारे में पढ़ेंगे, i3, i5, i7, AMD वगैरह, ये यहीं पे कर ले क्या, IC को यहीं पे कर ही लेते हैं यार, प्रोसेसर कंप्लीट कर देते हैं। ठीक, अब हम आते हैं रियल लाइफ चीजों पे जो आप यूज करते हो। ठीक, कोई भी लैपटॉप लेने जाते हो या कोई कंप्यूटर खरीदने जाते हो, तो वो सबसे पहले आपको यही बताता है i3 प्रोसेसर है, i5 है, i7 है, अरे अब तो i9 भी आने वाला है। ठीक है, तो ये क्या है, i7, इंटेल के जो i सीरीज है वो महंगी है, इसके अलावा मीडियम सीरीज भी आती है कोर वाली, और एक और सस्ती आती है, हम सबकी बात करेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं सबसे सस्ते से। आई थिंक प्रोसेसर आप समझते हो, प्रोसेसर वो चीज होती है जो इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करती है। हम इनपुट देते हैं, उसके बाद क्या होता है, उस इनपुट को लेके प्रोसेस करके रिजल्ट बनाती है। जैसे हमने इनपुट दिया A, हमने दिया 8, उसके बाद प्लस दबाया 12, रिजल्ट हमको मिलता है 20। तो 8 एक इनपुट मैंने दिया,
प्लस भी एक इनपुट दिया और 12 भी एक इनपुट दिया, तो ये तीनों मिला के रिजल्ट हमको मिला 20। तो ये रिजल्ट कैसे मिला, उनने प्रोसेस किया, 8 और 12 और प्लस तीनों का कोड उनने निकाला और जोड़ा और हमको रिजल्ट दिया। तो ये हमने दिया था इनपुट और 20 मिला हमको आउटपुट, और बीच में जो हुआ उसको बोलते हैं प्रोसेस, और वो प्रोसेस करता है वो कहलाता है प्रोसेसर। ठीक है, ये है प्रोसेसर। और कंप्यूटर के अंदर जितना काम होता है वो सब प्रोसेसर ही करता है। जनरल टर्म में हम उसको सीपीयू कह देते हैं। ठीक, अपने यहां मतलब सीपीयू कह देते हैं उसको। चलिए अब हम सस्ते से शुरू करते हैं। इंटेल कंपनी दुनिया में राज करती है, क्यों? क्योंकि इन्होंने ही प्रोसेसर बनाना शुरू किया था। ठीक है, इंटेल ने ही प्रोसेसर बनाना शुरू किया था, इसलिए दुनिया में राज करते हैं। एएमडी इनका कंपटीटर आ गया है, लेकिन अभी भी उतना ज्यादा तो पावरफुल नहीं है। थोड़ा सा हीटिंग वाली प्रॉब्लम भी इसमें आ रही, कुछ प्रॉब्लम्स है। तो सबसे सस्ता अगर इंटेल की बात करें तो इंटेल एटम्स और इंटेल क्वाड्रिनो, अब ये यूज नहीं होते, दिखते नहीं है मार्केट में। मीडियम रेंज में ये अभी भी दिखते हैं, इंटेल कोर 2 क्वाड, इंटेल कोर 2 एक्सट्रीम, इंटेल कोर 2 डियो, इंटेल, ये सब नाम है, इनमें सारे स्पेसिफिकेशन अलग अलग होते हैं, ये नाम है। ठीक है, बस आपको याद रखना अगर ये कोर लगा हुआ है ऐसा और कोर 2 क्वाड ये ऐसा, ये सब मीडियम रेंज वाले। अब जो होते हैं सबसे महंगे और अधिक दक्षता वाले वो इस सीरीज में चल रहे हैं। ये इवन नंबर छोड़ देते हैं, ऑड नंबर में चलते हैं। i1 ने ही शुरू किया, इन्होंने शुरू हुआ i3 से, 3 के बाद 4 को छोड़ा 5 पे पहुंचे, 5 के बाद 6 छोड़ा 7 पहुंचे, 8 छोड़ा 9 पे पहुंच गए हैं। ठीक है, तो अभी i3 मार्केट में बहुत ज्यादा यूज होता है i3, क्योंकि एक अपनी रेंज जो होती है 30,000 35,000 इसमें बहुत अच्छे मिल जाते हैं i3 में। i5 50,000 तक मिलते हैं अगर अच्छा चाहिए आपको 8 GB रैम के साथ। तो ठीक है, 8 GB रैम वगैरह हम सबकी बात करेंगे कि रैम वगैरह जो हम स्पेसिफिकेशन, एक दिन कोई एक वीडियो हम बनाएंगे इसमें कंप्यूटर का जो स्पेसिफिकेशन होता है कि जब आप कंप्यूटर जाते हैं खरीदने उससे पहले देखें क्या क्या, तो वो पे भी बना देंगे। ठीक है, बात करेंगे कहीं पे भी। i5 जो हो गया, ठीक है, i7 हो गया और i9 तो बहुत ही महंगा होगा, मुझे 1 लाख पार कर गया होगा, पक्का बात है। i7 ही 70-80 हजार वैसे जाता है। ठीक है, तो ये है इंटेल वाले। ये जितना ज्यादा बढ़ते जा रही है ये उतना ज्यादा पावरफुल होते जा रहे हैं, साथ ही साथ उतने महंगे भी होते जा रहे हैं। ठीक, होता क्या जा रहा है, अंदर i3 के बाद i5 में जो क्लॉक स्पीड है वो तेज बढ़ती जा रही है, यानी कि काम करने की उनकी गति जो है वो तेज होती जा रही है। नए नए रिसर्च होते रहते तो होती रहती तेज। अब इनके कंपटीटर की बात करते हैं, AMD। ठीक है, इसने ये कंपटीटर है इनका, अभी शुरू हुआ। इनका सस्ता वाला भी चलता है, AMD सिम्प्रॉन, AMD एथेलॉन दियो। ठीक है, और इनका जो महंगा और दक्ष वाला है वो है AMD फिनोम, AMD फिनोम फिनोम X3 एंड ट्यूरियन फैमिली एंड एथेलॉन। तो ये अगर आप AMD का भी लैपटॉप लेने जाएं तो आपको इनमें से कोई ना कोई मॉडल दिखेगा, यही दिखेगा, ज्यादा दक्ष वाले ही। कम दक्ष वाले तो बहुत सस्ते आते हैं पर वो बहुत प्रॉब्लम करती है, हीटिंग इश्यू आती है। हीटिंग इश्यू कंट्रोल करने के लिए जो सिस्टम बनता है वो महंगा पड़ जाता है, इस वजह लैपटॉप महंगे हो जाते हैं। तो अगर आपको 30-35 हजार में लैपटॉप मिल रहा है तो आप बिल्कुल भी यह ना सोचे कि बहुत महंगा है, वो एक बहुत नॉर्मल रेंज का लैपटॉप है। ठीक है, हमने तो मेन फ्रेम आपने अगर पढ़े हैं जैसे हमने, तो हमने देखे कितने महंगे महंगे कंप्यूटर बनते हैं। ठीक है, वहां पे लिखा ही रहता है सस्ता और धीमा, ये सस्ते और धीमे वाले हैं जो अपन यूज करते हैं। ठीक है, तेज वाले तो अपन कभी कर भी नहीं पाएंगे मुझे लगता है। ठीक है, अगर आप रिसर्च में जाते हो तभी आप सुपर कंप्यूटर यूज कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। ठीक, तो ये है पूरी पूरी प्रोसेस, यहां तक हम समझते हैं। इस वीडियो को यहाँ पे कंप्लीट करते हैं, 58 मिनट पहले ही हो चुके हैं। आगे हम इनपुट एंड करंट पढ़ेंगे, समझेंगे, और मुझे ऐसा लगता है आपको चीजें समझ में आ रही होगी। जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो आप समझ पा रहे हो। अगर समझ पा रहे हो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ पा रहे हो तो फेसबुक पे जरूर बताएं हमको, और जिससे हमको पता चलता रहे कि हमको अपनी पढ़ाने की स्टाइल जो है चेंज करनी है या नहीं करनी है, कैसे पढ़ाना है। मिलते हैं अगले वीडियो में।